Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. And we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 16th of April 2021. तो 16 अप्रैल 2021 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखते हैं। शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए करंट अफेयर्स की रिवीजन सीरीज हमने स्टार्ट की है, जिसमें लगभग 42 लेक्चर हो चुके हैं। इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स, इंडेक्स, डिफेंस एक्सरसाइजेज, ट्राइब्स, इकोनॉमिक सर्वे, ये सारा पार्ट अभी तक कंप्लीट हो चुका है। तो अगर आपको ज्वाइन करना है एंड ये सारे लेक्चर्स आपको देखने को मिल जाएंगे अभी भी, तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन कमेंट में आपको नीचे लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ साथ CSAT का कोर्स भी हमने कंप्लीट कराया है, तो अगर आप उसको भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो कैन ज्वाइन दैट फ्रॉम ऑल्सो। स्टार्ट करते हैं आज के सवालों के साथ, जिनके जवाब आपको देने हैं। लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस फर्स्ट। पहला सवाल है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू पोषण ज्ञान। अब पोषण ज्ञान स्कीम के रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स दिए, आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। First statement is saying the mission aimed to create awareness about the importance of nutritionally balanced diet and local fruits and vegetables. दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है इट वॉज लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर्स। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है अब आपको बताना है इन दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है, वन ओनली, टू ओनली, बोथ या नन। तो कल मैंने आपको पोषण ज्ञान स्कीम के बारे में बताया था, क्वेश्चन आ गया है, तो आप इसको बताइए कौन सा सही है, ठीक है ना, वन ओनली, टू ओनली, बोथ या नन। Question number 2 is, consider the following statements with respect to रायसीना डायलॉग 2021। रायसीना डायलॉग 2021 के रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स हैं। पहला स्टेटमेंट कह रहा है इट इज इंडियाज इनफॉर्मल स्ट्रेटेजिक डायलॉग विद यूनाइटेड स्टेट्स, जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया। दूसरा स्टेटमेंट है द थीम फॉर द 2021 एडिशन इज वायरल वर्ड, आउटब्रेक्स, आउटलायर्स एंड आउट ऑफ कंट्रोल। तीसरा है इट इज जॉइंटली ऑर्गेनाइज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एंड ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन। कौन सा स्टेटमेंट सही है, टू ओनली, थ्री ओनली, टू एंड थ्री ओनली या नन ऑफ द अबव। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 इज ज्ञानवापी मॉस्क इन वाराणसी इज कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग द रीन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स। इनमें से कौन से रूलर के टाइम पे ज्ञानवापी मास्क, काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है ये ज्ञानवापी मास्क, आप सबको पता है ना। तो आपको बताना है कि ये जो ज्ञानवापी मॉस्क है, ये कौन से रूलर के टाइम पे कंस्ट्रक्ट की गई थी, ठीक है ना। तो दिस इज़ द क्वेश्चन टू यू एंड ऑप्शंस आपके सामने हैं। फर्स्ट इज मोहम्मद बिन तुगलक, second is Akbar, third is Alauddin Khilji, and the last is Aurangzeb. These are the questions which you have to answer, and please do try to answer these questions in the comment section below. बहुत easy questions हैं, है ना। तीसरा सवाल हो सकता है आपसे आपने नहीं पढ़ा हो, तो मैं उसको तीसरे सवाल को आपको बहुत अच्छे से बता दूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है ना। तो आगे मूव करते न्यूज़ एनालिसिस पार्ट में आते हैं। पहली जो न्यूज़ है फ्रंट पेज में, वो है प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिसेंटली लॉन्च्ड अ मोबाइल एप्लीकेशन टू प्रमोट द मेंटल वेलबींग ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया कॉल्ड द मानस ऐप। तो प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, याद रखिएगा किसने लॉन्च किया है, प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है। और क्या लॉन्च किया है, एक मानस नाम का ऐप लॉन्च किया है, मानस नाम का ऐप लॉन्च किया है। और इस मानस ऐप से क्या होगा, बेसिकली मेंटल वेलबींग के लिए, फॉर द स्टेट ऑफ मेंटल वेलबींग, दिस इज द बेसिक आइडिया बिहाइंड द मानस ऐप। तो मेंटल वेलबींग के लिए ये किया जा रहा है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, दिस इज अनदर थिंग विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड मानस स्टैंड फॉर मेंटल हेल्थ एंड नॉर्मेलसी ऑगमेंटेशन सिस्टम। मानस का फुल फॉर्म क्या है, मेंटल हेल्थ एंड नॉर्मेलसी ऑगमेंटेशन सिस्टम। इट इज़ अ कॉम्प्रिहेंसिव एंड नेशनल डिजिटल वेलबींग प्लेटफॉर्म, एक कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल डिजिटल वेलबींग प्लेटफॉर्म है ये मानस ऐप। और इसको डेवलप किसने किया है, निम्हांस बेंगलुरु, जो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मेंटल हेल्थ है बेंगलुरु का, वो उसने मिलकर के जॉइंटली एग्जीक्यूट किया है विद सीडैक, एएफएमसी, एएफएमसी पुणे में है, सीडैक है और निम्हांस बेंगलुरु है। तो इन तीनों ने मिलकर के इसको किया है। एंड ये मेनली जो डेवलप हुआ है वो तो ऑब्वियस ही बात है, जो इसमें कंप्यूटर वाला पार्ट है, सीडैक नहीं किया है इसको, तो कोडिंग वाला पार्ट इसका सीडैक ने किया, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग ने किया। तो मानस ऐप फॉर यू।
ज्ञानवापी मॉस्क, अब ये आज न्यूज़ में मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा तो मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि ज्ञानवापी मॉस्क जो बना था, इट केम इन 1669 में ये कंस्ट्रक्ट किया गया था बाय मुगल एम्परर औरंगजेब, हु पुल डाउन अ पोर्शन ऑफ द 2000 ईयर ओल्ड काशी विश्वनाथ टेम्पल। तो काशी विश्वनाथ टेम्पल का थोड़ा सा पार्ट पुल डाउन करके औरंगजेब ने ज्ञानवापी मॉस्क 1669 में बनाया था, ठीक है ना। अब आप सबको पता होगा कि ज्ञानवापी मॉस्क के रिगार्डिंग एक पिटीशन भी गया था अभी, जिसमें वाराणसी कोर्ट ने कहा कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जा करके ये पता करे कि वो मॉस्क में क्या, कैसे, किस तरीके से वहाँ पे चेंज किए गए हैं, ये चीज़ वाराणसी कोर्ट ने कही। लेकिन अब इंडिया में एक एक्ट ऑलरेडी आ चुका है 1991 में, जिसको प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 बोलते हैं। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 कहता है कि द रिलीजियस कैरेक्टर ऑफ अ प्लेस ऑफ वर्शिप existing on 15th August 1947 shall continue to be same as it existed on that day। मतलब कि 1991 का प्लेसेस ऑफ रिलीजियस वर्शिप, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट कहता है कि जो कैरेक्टर जिस रिलीजियस इंस्टीट्यूट का 15 अगस्त 1947 को था वही कंटिन्यू रहेगा। तो वाराणसी का जो ये डिसीजन है, वाराणसी का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जो डिसीजन है कि जाकर चेक करें, और तो ये अगेंस्ट जाता है दिस 1991 एक्ट। क्यों? क्योंकि अब वो क्या करें कि ठीक है, यहाँ पे 1669 में औरंगजेब ने मॉस्क बनवाई, लेकिन 1947 के टाइम पे यहाँ पे मॉस्क ही थी, तो अब उसका रिलीजियस करेक्टर चेंज करने का अगर कुछ होता है तो दिस गोज अगेंस्ट द 1991 एक्ट ऑफ प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। और इसी कारण से जो पिटिशनर है उसने ये कहा है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को ही ख़त्म कर दिया जाए। उसने ये कहा है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 ख़त्म किया जाए, और इसके बाद जिन जिन रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस का कैरेक्टर चेंज किया गया है उसको दोबारा से रिस्टोर किया जाए, उसको टेम्पल के फॉर्म में रखा जाए, ठीक है। तो दिस इज द बेसिक पिटिशन अगेंस्ट द ज्ञानवापी मॉस्क विच यू शुड नो। और याद रखना कि ये औरंगजेब ने 1669 में थोड़ा सा पार्ट जो काशी विश्वनाथ टेम्पल का उसको पुल डाउन करके बनाया था, ठीक है ना। तो यू शुड रिमेंबर दिस ऑल्सो। अब आज का जो मैप है, मैं आपको मैप बता दूं। आज का जो मैप मैंने लिया है वो है रशिया का मैप। रशिया बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है, आप सबको पता है, इंटरनेशनल अफेयर्स में बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है। अलेक्सी नवलानी के कारण जो उनका अरेस्ट हुआ उस कारण से पूरे साल न्यूज़ में था। अभी रिसेंटली यूक्रेन के पास इन्होंने यूक्रेन बॉर्डर पे काफ़ी फोर्सेस को भी ला लिया है। तो थोड़ा सा मैप मैं आपको बॉर्डरिंग कंट्रीज़ दिखाना चाहता हूँ। एक बार बॉर्डरिंग कंट्रीज़ इंपॉर्टेंट आपकी क्लियर हो जाए, है ना, तो वो अच्छा रहेगा। तो ये जो बीच में वाइट पोर्शन आपको दिख रहा हो ना, दिस इज़ द वाइट पोर्शन, दिस इज़ योर रशिया। तो ये वाइट में आपको रशिया दिख रहा है। अब अपन स्टार्ट करते हैं ऊपर से इसके बॉर्डर्स को। मैं एक एक करके बॉर्डर बहुत तल्लीनता से बताऊंगा, आप इसको नोट करते जाइए, लिख लीजिए। और कुछ अगर आपको ऊपर नीचे लगता है एक आध कंट्री, क्योंकि इतने ज़्यादा बॉर्डर्स आपको दिखेंगे इस कंट्री में, और बहुत छोटे से कई मैप में कुछ बनेगा, कई मैप कुछ और बनाते हैं, ठीक है ना। तो अब देखते हैं अपन एक एक करके बॉर्डर में आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ पे फिनलैंड तो आपको ऊपर दिख ही रहा होगा, देखो दिस इज द फिनलैंड, है ना। फिनलैंड आपको दिखेगा, और फिनलैंड यहाँ पे हेलसिंकी उसकी कैपिटल भी आपको दिख रही होगी। तो फिनलैंड एक मेजर कंट्री जो कि बॉर्डर बनाती है रशिया के साथ, ठीक है। यहाँ पर फिर बहुत छोटी छोटी कंट्रीज आपको यहाँ पे एस्टोनिया दिख रहा होगा, दिस इज द एस्टोनिया वाला पार्ट, दिस इज लातविया। एंड अब देखो एक इंपॉर्टेंट है, कई मैप में लिथुआनिया नहीं दिखाएगा, कई मैप में लिथुआनिया को दिखाएगा, बट लिथुआनिया अपन कंसिडर करेंगे। क्यों कंसिडर करेंगे? क्योंकि अगर आप अभी सर्च करो, गूगल सर्च करो, इनफैक्ट कहीं पे भी सर्च करो, चाहे आप ब्रिटानिका देखो या वो लिथुआनिया को कंसीडर करते हैं, दे कंसीडर लिथुआनिया टू बी अ बॉर्डर ऑफ रशिया। तो अपन भी इसको कंसीडर करते हैं लिथुआनिया को फॉर द टाइम भी। कोई अगर चेंज होगा तो मैं आपको बता दूंगा। अब फिनलैंड यहाँ पे पहला हो गया, दूसरा मैंने आपको एस्टोनिया बता दिया, तीसरा लातविया, देन लिथुआनिया फोर्थ वन, देन ये बेलारूस। बेलारूस तो आपको दिख रहा होगा, बेलारूस ये वाला पोर्शन थोड़ा सा मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ, लेट मी शो यू द जूम्ड वर्जन। यहाँ पे देखो फिनलैंड ऊपर दिख रहा है, दिस इज द फिनलैंड वाला पोर्शन। ये हेलसिंकी यहाँ पे कैपिटल है, हेलसिंकी इसकी, और ये रशिया से देखो यहाँ पे बॉर्डर बनाता है। देन ये एस्टोनिया वाला पार्ट दिख रहा होगा, कैलिन इसकी कैपिटल यहाँ पे दिख रही है, देखो यहाँ पे। फिर लातविया, रीगा इसकी कैपिटल है, दिस इज द पार्ट, लातविया इसको टच करता है। लिथुआनिया इस मैप पे तो देखो यहाँ पे लातविया लिथुआनिया हो गया। देन आपका यहाँ पे बेलारूस, मिन्स्क जिसकी कैपिटल है, बेलारूस यहाँ पे टच करता है, दिस इज द बेलारूस वाला पोर्शन, याद रखिएगा।
देन यहाँ पे यूक्रेन, यूक्रेन यहाँ पे ये यूक्रेन, नो दिस इज़ वेरी वेरी डिस्प्यूटेड वाला पार्ट, काफ़ी डिस्प्यूटेड पार्ट है, आप सबको पता होना चाहिए। और क्यों डिस्प्यूटेड है, क्योंकि यहीं पे अभी फिर से इन्होंने फोर्सेस को लगा दिया है, रशिया ने फिर से अपनी फोर्सेस को यहाँ पे लगा दिया है और यूक्रेन को कैप्चर भी कर चुके 2014 में भी, जिस कारण से G7 से G8 से ये बाहर हुए थे। G8 के पार्ट थे पहले रशिया, लेकिन यूक्रेन के ऊपर अटैक के बाद ही इनको बाहर किया गया था, ठीक है ना, याद रखिएगा। फिर आगे देखें तो यहाँ पे सी ऑफ अजोव भी आपको नीचे दिख रहा होगा, दिस इज द वाटर बॉडी, जो यहाँ पे सी ऑफ अजोव है ना, दिस इज द सी ऑफ अजोव, ये भी देखो आपको दिख रहा होगा, ठीक है ना। थोड़ा और नीचे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको ये जॉर्जिया दिख रहा होगा ना, दिस इज द जॉर्जिया वाला पोर्शन, जॉर्जिया इसको टच करता है, जॉर्जिया टच करता है, जॉर्जिया कैपिटल तबिलिसी देखो लिखा होगा, तबिलिसी इज द कैपिटल देयर, तो जॉर्जिया टच करता है। फिर नीचे यहाँ पे अजरबैजान, ये यरेवन वाला रीजन है ना, ये यहाँ पे अजरबैजान इसको टच करता है। आर्मेनिया टच नहीं कर रहा है, टर्की टच नहीं कर रहा है, लेकिन जॉर्जिया और अजरबैजान जरूर इसको टच कर रहे हैं, ठीक है, जॉर्जिया और अजरबैजान, ठीक है। तो अभी एक बार अपन लेफ्ट साइड पूरा देख लेते, जो वेस्टर्न फ्लैंक है वो पूरा देख लेते ऊपर से नीचे। तो ऊपर हमने फिनलैंड देखा, फिर मैंने आपको दूसरा बताया एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, बेलारूस, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, बेलारूस दिखाया। देन यूक्रेन काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है, यूक्रेन। देन जॉर्जिया मैंने आपको बताया, अजरबैजान बताया, जॉर्जिया और अजरबैजान बताया। देन यहाँ पर अब तीन बड़े कंट्रीज हैं जो कि इसको टच करते हैं। एक तो आपका यहाँ पे है कजाकिस्तान, दिस इज द कजाकिस्तान, जिसकी कैपिटल अस्ताना रहेगी, कजाकिस्तान इसको टच करता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। देन ये जो बीच में आपका यहाँ पे ये जो उलान बतौर जहाँ पे लिखा हुआ ना, उलान बतौर, ये आपका मंगोलिया वाला पोर्शन है, तो मंगोलिया इसको टच करता है। तो कजाकिस्तान, मंगोलिया और चाइना, ये जैसे ये वाला जो पोर्शन है ये भी चाइना का है, और चाइना इधर साइड बड़े इस बॉर्डर को भी टच करता है, देखो तो यहाँ पे ये चाइना बड़े बॉर्डर से भी टच करता है। तो चाइना, मंगोलिया एंड आपकी कजाकिस्तान, ये तीनों टच करते हैं सदर्न साइड से, ठीक है ना। लेफ्ट मतलब वेस्टर्न साइड से मैंने आपको नॉर्थ से बताना शुरू किया था, तो मैंने आपको सबसे ऊपर बताया था फिनलैंड, फिर मैंने आपको बताया था एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, देन मैंने आपको बताया था बेलारूस, देन मैंने आपको बताया था यूक्रेन, देन मैंने आपको नीचे आके जॉर्जिया, देन अजरबैजान, देन आपका नीचे कजाकिस्तान, देन चाइना, मतलब मंगोलिया और चाइना, ठीक है ना। मंगोलिया में उलान बतौर है, चाइना में आपको पता है बीजिंग है, ठीक है। दीज आर द थिंग। और एक और चीज़ याद रखिएगा कि यहाँ पर जैसे जो ये वाला पोर्शन है ना, दिस पोर्शन, लेट मी शो यू दिस एग्जैक्ट दिस पोर्शन, जहाँ पे आपका रशिया बिल्कुल ख़त्म हो रहा है, देखो ये रशिया यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, दिस इज द पार्ट रशिया इज एंडिंग। और एक आपको नीचे एक कंट्री का दिख रहा होगा, लेकिन रशियन फेडरेशन लिखा है इसलिए आपको वो कंट्री छुप गई है। तो ये जो कंट्री है नॉर्थ कोरिया, दिस इज द नॉर्थ कोरिया वाला पोर्शन। तो एक नॉर्थ कोरिया बहुत छोटे से पॉइंट से टच करती है रशिया को, नॉर्थ कोरिया भी टच करती है, बहुत छोटा सा पॉइंट है वहाँ पे, उससे टच करती है, ठीक है। तो ये मैंने आपको जो बताया, आई थिंक 14 कंट्रीज आई हैव टोल्ड यू विच बॉर्डर दिस रशियन पार्ट, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको देख लीजिए, कजाकिस्तान बताया मैंने आपको, चाइना बताया, मंगोलिया बताया और आपको नॉर्थ कोरिया बताया। तो ये चार कंट्रीज तो सदर्न साइड से हो गई। फिर मैंने आपको साउथ कहना चाहिए, साउथ वेस्ट में मैंने आपको बताया जॉर्जिया, अजरबैजान, तो दो कंट्रीज इधर भी हो गई, ठीक है ना, दो कंट्री ये हो गई, तो 4 और 2 6। फिर मैंने आपको बताया यूक्रेन 7th वन, मैंने आपको बेलारूस बताया 8th वन, है ना, बेलारूस बताया। देन मैंने आपको एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया बताया, 9 10 11 हो गई। फिर यहाँ पे फिनलैंड भी मैंने आपको बताया, तो 12 हो गई ये कंट्रीज यहाँ पे मैंने आपको बताया, ठीक है। तो अब आपको देखो 12 तो दिख गई, अब दो और कहाँ पर हैं, तो एक यहाँ पर बहुत छोटा सा पोर्शन और रह गया था, देखो यहाँ पे बहुत छोटे से पोर्शन से, दिस इज द वेरी स्मॉल पोर्शन, यहाँ पर ये नॉर्वे इसको टच करता है, नॉर्वे आपका 13th कंट्री हो जाएगी। तो नॉर्वे बहुत छोटा सा पोर्शन, नॉर्वे भी आप याद रखिएगा, आप लोग नॉर्वे को भी याद रखिएगा कि नॉर्वे ये 13th कंट्री हो गई, बहुत छोटे से पोर्शन से। और एक और अगर आप पूछे तो ये कैलिनिनग्राड आपको दिख रहा होगा, ये मैं मैप में नहीं देख पाया था, यहाँ पे कैलिनिनग्राड दिख रहा होगा, तो ये वाइट कलर में ही है, देखो कैलिनिनग्राड पोलैंड को भी टच करता है, देखो वहाँ पे पोलैंड को टच करता है कैलिनिनग्राड, इसीलिए लिथुआनिया भी हम हमेशा ले रहे हैं और पोलैंड भी ले रहे हैं, ठीक है ना। तो दिस इज द पार्ट, पोलैंड इज द 14th कंट्री। तो अब मैं अगर आपको पूरी 14 कंट्रीज बताऊं जो बॉर्डर शेयर करती हैं रशिया के साथ, तो वो ऊपर से बताऊं तो नॉर्वे, देन आपका फिनलैंड, दो कंट्रीज हो गई, फिर एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया,
पोलैंड, बेलारूस, ये 5 इधर, तो 5 और 2 7 कंट्री हो गई। देन यूक्रेन 8वीं कंट्री हो गई, जॉर्जिया 9वीं हो गई और अजरबैजान 10वीं हो गई, कजाकिस्तान 11वीं हो गई, मंगोलिया 12वीं हो गई, चाइना 13वीं हो गई और नॉर्थ कोरिया 14वीं हो गई, यानी कि 14th कंट्री। तो 14 कंट्रीज जो बॉर्डर शेयर करती हैं रशिया के साथ, वो मैंने आपको बता दिया। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग द सेम। इसको याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना। और ऊपर जैसे अगर आप देखो सी देखो तो ऊपर आपको कारा सी देखने को मिल रहा होगा, दिस इज द कारा सी वाला पोर्शन, द सी ऑफ अजोव मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है ना। और रशिया के डिस्प्यूटेड आइलैंड्स कौन कौन से अगर आप बता सके तो काफ़ी अच्छा रहेगा। रशिया के डिस्प्यूटेड आइलैंड्स, जैसे यहाँ पे एक और सी है, ओखोत्स्क सी है, दिस इज द सी ऑफ ओखोत्स्क, है ना। और कामचाटका प्लेट पेनिनसुला देखो, आपको कामचाटका दिख रहा होगा, है ना। सखालिन दिख रहा होगा। क्रेमलिन, क्रेमलिन किसके किसके बीच का डिस्प्यूट है अगर आप बता सके तो ज़्यादा अच्छा। क्रेमलिन। तो दीज आर द थिंग्स इन रशियाज मैप। आई होप यू विल रिमेंबर दीज 14 कंट्रीज दैट शेयर बॉर्डर विद रशिया। पोलैंड और ये नॉर्वे ज़रूर याद रखना, 2 और ऐड कर लेना, पोलैंड एंड नॉर्वे। स्टार्ट करते हैं आज की न्यूज़ एनालिसिस पार्ट की तरफ आते हैं। तो आज की न्यूज़ एनालिसिस पार्ट में फ्रंट पेज से जो न्यूज़ हम डिस्कस करने वाले हैं वो है इसरो केस। सुप्रीम कोर्ट आस्क सीबीआई टू लुक इनटू द पैनल रिपोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, ऑर्डर किया है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को कि वो जस्टिस डीके जैन कमेटी की रिपोर्ट को देखें। तो जस्टिस डीके जैन कमेटी की रिपोर्ट किसके ऊपर आई है? ऑन सीनियर केरला पुलिस ऑफिशियल्स हु एलिजिडली फ्रेम्ड स्पेस साइंटिस्ट नाम्बी नारायण इन द इसरो एस्पियोनाज केस ऑफ 1994। तो ये है नाम्बी नारायण, वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट साइंटिस्ट फ्रॉम इसरो ड्यूरिंग द 1990s। एंड इनको 1994 में एक एस्पियोनाज केस में इनका कैरियर ख़राब कर दिया गया था। एंड केरला पुलिस ने उस समय इनको सोची समझी चाल के तहत फंसाया था, ऐसा डीके जैन कमेटी ने अपने रिपोर्ट में बताया। डीके जैन कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में ये चीज़ बताई हुई है और वही डीके जैन कमेटी की रिपोर्ट को अब सीबीआई को दिया जा रहा है बाय द सुप्रीम कोर्ट, जिन्होंने कहा है कि आप चेक करिए कि क्या ये सही है और ये किस तरीके से इनको फंसाया गया, ये सारी चीज़ें देखने के लिए, ठीक है ना। नाम्बी नारायण वॉज वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट ब्रेन्स ऑफ इंडिया, जिनको कि एक तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया गया, उनका कैरियर पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया गया बाय दिस अनफॉर्चुनेट एक्ट, ठीक है ना। 1994 का इसरो एस्पियोनाज केस, जिसमें इनके ऊपर एलिगेशंस लगाए गए थे कि इन्होंने दूसरों को हमारे सीक्रेट्स, जो इसरो के साइंटिफिक सीक्रेट्स हैं, वो सब सेल किए हैं, दिए हैं, ठीक है ना। दिस इज अ थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। पुलिस हैज फ्रेम्ड दिस स्पेस साइंटिस्ट नाम्बी नारायण, ऐसा डीके जैन कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में बताया है। सेंटर टू पुश जजेस अपॉइंटमेंट्स। अब सेंटर जो यूनियन गवर्नमेंट ने कहा है, दे हैव ऑफर्ड टू डिसाइड इन 3 months द सुप्रीम कोर्ट्स कोलिजियम रिकमेंडेशंस। तो अब सेंटर ने कहा है कि 3 महीने में हम कोलिजियम के जो रिकमेंडेशंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा मैं आपको स्टैटिक भी बताना चाहता था इसमें कि एक ब्रीफ हिस्ट्री दे दूं कोलिजियम की। तो ब्रीफ हिस्ट्री अगर कोलिजियम की अगर अपन देखें तो 3 जजेस के केस इंपॉर्टेंट है। द फर्स्ट जजेस केस जो कि जिसने कि 1981 में आया था, द फर्स्ट जजेस केस केम इन 1981, और इसने कहा था कि जो सुप्रीम कोर्ट है, सीजेआई है, उसके साथ कंसल्टेशन करने की जरूरत है। मतलब कि एग्जीक्यूटिव को पावर दी गई थी इस समय 1981 में, पूरी पावर लगभग एग्जीक्यूटिव के पास थी। बस ये कहा गया था कि हाँ आपको सीजेआई के साथ कंसल्टेशन करना है, ठीक है। दिस इज द थिंग, एग्जीक्यूटिव को सुप्रीम था लेकिन सिलेक्शन में, ठीक है ना। सेकेंड जजेस केस 1993 में आया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि अब एक कोलिजियम बनाया जाएगा एंड उसमें कंसल्टेशन का मतलब कॉन्करेंस होगा। मतलब कि कंसल्टेशन नहीं करना है आपको, कॉन्करेंस करना है। यू हैव टू एग्री टू व्हाट द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज सेइंग। तो 1993 का सेकेंड जजेस केस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसने कि कोलिजियम की स्टार्टिंग करवाई। लेकिन उस समय कोलिजियम 1+2 का था, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इन कंसल्टेशन विद 2 सीनियर मोस्ट जजेस, ठीक है ना, विद 2 सीनियर मोस्ट जजेस सुप्रीम कोर्ट के थे, वो था कोलिजियम। फिर थर्ड जजेस केस आता है 1998 का, जिसने कि कोलिजियम को एक्सपैंड करके 5 मेंबर बॉडी बना दिया, और इसमें सीजेआई प्लस 4 सीनियर मोस्ट जजेस। 5 मेंबर बॉडी कैसे? सीजेआई प्लस 4 सीनियर मोस्ट जजेस। तो थर्ड जजेस केस 1998, सेकेंड जजेस केस 1993 एंड फर्स्ट जजेस केस 1981। इन तीनों ने मिलकर के आज का जो फाइनल कोलिजियम का शेप है वो दिया है। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स है जिनके बारे में हमको डिस्कस करनी है। कैन मूव विद मी, है ना, आप भी मेरे साथ आगे बढ़ते रख सकते हैं। तो यहाँ तो कोई ऐसी खास न्यूज़ देखने को नहीं मिल रही है। एडिटोरियल सेगमेंट में आते तो अ मल्टीपोलैरिटी स्क्रिप्टेड बाय द मिडिल पावर्स। ऑथर ने कहा है कि अब एक मल्टीपोलैरिटी का टाइम आ गया है, विच विल बी स्क्रिप्टेड बाय द
मिडिल पावर्स। तो सबसे पहले ऑथर ने कहा है, देखो दो क्राइटेरिया, मैं आपको बहुत इजीली बताता हूँ ये एडिटोरियल। इस एडिटोरियल में ऑथर ने दो क्राइटेरियाज दिए हैं। एक तो क्राइटेरिया दिया है न्यू कोल्ड वॉर का, न्यू कोल्ड वॉर का, एंड दूसरा दिया है मिडिल पावर्स के थ्रू किस तरीके से मल्टीपोलैरिटी आएगी, मिडिल पावर्स के थ्रू किस तरीके से मल्टीपोलैरिटी आएगी। तो अगर अपन देखें सबसे पहले न्यू कोल्ड वॉर सिनेरियो देखें, तो जो बाइडेन का जो एटीट्यूड रहा है, डोनाल्ड ट्रंप का एटीट्यूड पहले अगर देखें फिर जो बाइडेन का, तो डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया, डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान डील से बैकआउट कर लिया, ठीक है ना। डोनाल्ड ट्रंप ने रशिया के ऊपर सैंक्शन लगाने की बात की थी। डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना के अगेंस्ट एक पूरा का पूरा क्वाड ग्रुप खड़ा कर दिया, मतलब कि उसको और स्ट्रेंथन करने की कोशिश की। नाउ द जो बाइडेन ग्रुप इज ऑल्सो मूविंग ऑन द सिमिलर लाइन्स। अगर सिमिलर सेम नहीं तो आप उसे सिमिलर तो बोल ही सकते हैं। अगर आप देखो तो रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए गए हैं भाई जो बाइडेन। अगर आप देखो तो चाइना को भी कहीं ना कहीं खरी खोटी सुनाई गई कई बार, उनके अगेंस्ट जो बाइडेन ने भी कहा कि क्वाड को और स्ट्रांग करना है। तो एक जो न्यू कोल्ड वॉर है, ये कोल्ड वॉर इन्वॉल्व करता है यूएसए, चाइना एंड रशिया को कहीं ना कहीं। एक तीन कहना चाहिए इसमें थ्री पोल है, एंड यहाँ पे यूएसए है एक तरीके से, दूसरी तरफ आपका चाइना है, एंड तीसरी तरफ आपका रशिया है। दिस इज द ग्रुपिंग दैट इज वर्किंग ऑन, ठीक है ना। तो न्यू कोल्ड वॉर बेसिकली इसी प्रिंसिपल एरिना में है। तो यहाँ पे न्यू कोल्ड वॉर, इट इज क्लियर दैट यूएस कंटिन्यूज टू यूज चाइना एज अ प्रिंसिपल एडवर्सरी ऑन द वर्ल्ड स्टेज। लेकिन इनमें भी अब चाइना जो है वो प्रिंसिपल एडवर्सरी बन चुका है, रशिया प्रिंसिपल एडवर्सरी नहीं रहा यूएसए का। चाइना हैज बिकेम द प्रिंसिपल एडवर्सरी, एंड दैट इट विल यूज द क्वाड टू चैलेंज द चाइना इन द इंडो पैसिफिक, पॉसिबली एज पार्ट ऑफ द न्यू कोल्ड वॉर, है ना। तो याद रखिएगा कि पॉसिबली एज न्यू कोल्ड वॉर, इंडो पैसिफिक में अब एक नया कोल्ड वॉर चाइना और यूएसए के साथ शुरू हुआ। लेकिन अब ऑथर ने आगे और भी चीज़ें बताई है, मैं आपको बताऊंगा। अगर अपन देखें तो यहाँ पे मिडिल पावर्स का रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आता है। मैं थोड़ा ऑर्डर में आपको बताना चाहता हूँ। मिडिल पावर्स किसको कहा गया है? मिडिल पावर्स कहा गया है चार कंट्रीज को। एक है जापान, दूसरी है इंडिया, तीसरी है ईरान, चौथी है टर्की। दीज आर द मिडिल पावर्स, जापान, ईरान, टर्की एंड इंडिया, विच आर द मिडिल पावर्स, एंड दे हैव द कैपेसिटी टू प्रोजेक्ट पावर्स रीजनली, they have the capacity to build alliances and support the strategies of the international powers। तो यहाँ पर ऑथर ने कहा है कि ये मिडिल पावर्स जो हैं जापान, ईरान, टर्की एंड इंडिया, ये शेप करेंगी इस जो नया कोल्ड वॉर है उसको एक नया शेप देंगी और मल्टीपोलैरिटी का शेप देंगी। अगर मल्टीपोलैरिटी का शेप अपन देखें किस तरीके से दिया जा रहा है, तो अगर हम टर्की को देखें तो टर्की इज बेसिकली डूइंग व्हाट, टर्की एक नेटो का मेंबर है ना। टर्की एक नेटो पावर का मेंबर है, मतलब कि यूएसए का पार्ट तो देता ही देता है। लेकिन अगर रीसेंट टाइम्स में देखो तो टर्की इज मूविंग क्लोज टुवर्ड्स रशिया एंड चाइना, टर्की इज मूविंग क्लोज टुवर्ड्स रशिया एंड चाइना। तो मतलब एक तरीके से यूएस को भी वो नहीं छोड़ना चाहता और रशिया और चाइना को भी सपोर्ट कर रहा है। वहीं पे दूसरी तरफ इंडिया को देखो तो इंडिया को भी पता है कि अपना अगर बॉर्डर डिस्प्यूट सॉल्व करना है तो वो कोई दूसरी कंट्री तो सॉल्व नहीं करवाएगी। वो कौन करवाएगा? केवल और केवल चाइना के साथ रिलेशनशिप बना करके ही हम सॉल्व कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं हमको चाइना के साथ भी मतलब डेलिब्रेशंस करने की ज़रूरत है, और वहीं पे हम यूएसए के साथ भी क्वाड के मेंबर हैं, उसके क्लोज भी हैं, रशिया के साथ S-400 की भी डील कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के ऑथर वही चीज़ बोल रहा था कि जो मिडिल कंट्रीज़ हैं, द मिडिल पावर्स हैं, मिडिल पावर्स जो हैं, टर्की हो गया, इंडिया हो गया, जापान हो गया और आपका ईरान हो गया, तो ये क्या कर रहे, दे आर शेपिंग दिस मल्टीपोलैरिटी, ये मल्टीपोलैरिटी को शेप कर रही हैं और ये सबके साथ एलिजेंस, अलायंसेज और रीजनल पावर्स ग्रुपिंग्स सब बना रही हैं। तो इस कारण से जो कोल्ड वॉर का वो है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। दैट विल नॉट बी अ कोल्ड वॉर टू बी प्रिसाइज, क्योंकि कोल्ड वॉर में हमने देखा था कि दो बिल्कुल वाटर टाइट डिफ्रेंसिएशंस आ गए थे। एक तरफ से आपका वॉर्सो पैक्ट चल रहा था, दूसरी तरफ आपका दूसरा ग्रुप चल रहा था, ठीक है ना। नेटो बन गया, ये सारी चीज़ें, यूएसएसआर अलग चल रहा है, कम्युनिस्ट वर्सेस आपकी कैपिटलिस्ट की आइडियोलॉजी थी। आज ऐसा नहीं है, आज ऐसा वाटर टाइट सेपरेशन नहीं है। आज एक कंट्री इसका भी पार्ट है, वो दूसरे का भी पार्ट है। तो मल्टीपोलैरिटी ज़्यादा सही रहेगा रादर देन योर न्यू कोल्ड वॉर, अगर अपन बोले इसको तो, ठीक है ना। तो जो मिडिल पावर्स हैं उनका इस तरीके से रोल रहेगा। ईरान का भी अगर आप देखो तो ईरान भी रशिया चाइना के क्लोज है काफ़ी ज़्यादा, लेकिन उसको पता है कि सैंक्शंस तो यूएसए हटाएगा ना, सैंक्शंस हटाने
बढ़ाने के लिए यूएसए का भी सपोर्ट चाहिए। सेम गोज फॉर द जापान ऑल्सो। जापान को भी पता है कि वो चाइना पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। अगर अपन प्रॉस्पेरिटी की बात करें तो वो चाइना पे ही डिपेंडेंट है। जापान सिक्योरिटी की बात करें तो यूएसए पे डिपेंडेंट है। तो सिक्योरिटी के मामले में यूएसए और प्रॉस्पेरिटी के मामले में जापान। देखो लिखा भी हुआ है कि 19% ऑफ द एक्सपोर्ट्स आर गोइंग टू चाइना, है ना। जापान के 19% एक्सपोर्ट तो चाइना जा रहे हैं। तो इसका मतलब है कि जापान अगर यूएस पे सिक्योरिटी पे डिपेंड है तो चाइना पे डिपेंड है प्रॉस्पेरिटी के लिए। तो दीज आर द थिंग्स विच हैव बीन सेड इन दिस आर्टिकल। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग द सेम। और यही लिखा है देखो, दीज फोर मिडिल पावर्स विल दस मेक मल्टीपोलैरिटी रादर देन अ न्यू कोल्ड वॉर। तो ये मल्टीपोलैरिटी बनाएंगे रादर देन अ न्यू कोल्ड वॉर, द डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इमर्जिंग ग्लोबल ऑर्डर। तो जो ग्लोबल ऑर्डर बनेगा वो एक मल्टीपोलैरिटी वाला ग्लोबल ऑर्डर रहेगा, ना कि न्यू कोल्ड वॉर का। ठीक है ना। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया मस्ट स्टैंड टुगेदर, मॉरिसन। अब यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया को साथ रहकर काम करना चाहिए। रायसीना डायलॉग में सारी बातचीत चल रही है। रायसीना डायलॉग आप सबको पता होना चाहिए, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन और मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स कंडक्ट कराते हैं। 2016 से ये एक्सरसाइज हो रही है और इसी की सिमिलर एक्सरसाइज सिंगापुर में होती है जिसको शंग्रीला बोलते हैं। तो उसी शंग्रीला के लाइन्स में ही ये आपका रायसीना डायलॉग्स किए जा रहे हैं। और इस बार की जो थीम है वो आउटलायर्स, आउटब्रेक्स, ये वाला जो ऊपर ऑप्शन था ना वो सही था। ठीक है। तो आंसर भी मैंने आपको बता ही दिया, ज्ञानवापी मॉस्क का बता दिया, औरंगजेब, और ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन और एमईए कंडक्ट करती हैं। और पहला स्टेटमेंट जरूर उसका गलत है, तो 2 और 3 इसका आंसर हो जाएगा, जो मैंने रायसीना डायलॉग वाला जो क्वेश्चन पूछा था। ठीक है। तो आई होप यू विल रिमेंबर दैट ऑल्सो। चाइना ट्राई टू चेंज द स्टेटस को। तो यहाँ पे अब जनरल विपिन रावत बात कर रहे थे, जिन्होंने कहा कि चाइना ने कोशिश की कि ईस्टर्न लद्दाख में डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करके, मतलब कि फोर्स का यूज़ ना करके डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करके इंडियंस को वहाँ से रिमूव करने की कोशिश की और वहाँ पे एडवांटेज लेने की कोशिश की। लेकिन इंडिया थ्वार्टेड ऑल दोज अटेम्प्ट्स ऑफ चाइना, है ना। और यहाँ पे एक टर्म अब यूज़ किया गया है, मैं आपको बहुत अच्छे से बताना चाहता हूँ। दैट टर्म इज ग्रे जोन टैक्टिक्स। ग्रे जोन टैक्टिक्स। अब ये ग्रे जोन टैक्टिक्स का मतलब क्या होता है? देखो, ग्रे जोन टैक्टिक्स का मतलब होता है कि फुल फ्लेजेडली जब आप वॉर ना करो, you are replacing the military aggression with soft provocation. This is the gray zone tactics. याद रखेगा, ग्रे जोन टैक्टिक्स का मतलब है कि मिलिट्री एग्रेशन को यू रिप्लेस द मिलिट्री एग्रेशन विद सॉफ्ट प्रोवोकेशन। सॉफ्ट प्रोवोकेशन से आप उसको रिप्लेस कर दो, है ना। एंड दिस शुड बी केप्ट वेल बिलो द थ्रेशोल्ड ऑफ ओपन वॉरफेयर। मतलब ओपन वॉरफेयर से कम रखना है, लेकिन जो एग्रेसर है वो चाहता है कि आप उससे मतलब उत्तेजित हो जाओ और आपके ऊपर वो स्ट्रैटेजिक बेनिफिट लेना चाहता है कि आपको एंग्री करके आपके ऊपर स्ट्रैटेजिक बेनिफिट लेगा, आपको एग्जॉस्ट करना चाहता है, आपकी एनर्जी को ख़त्म करना चाहता है। तो ये सब कहलाती हैं ग्रे जोन टैक्टिक्स। जब आप फुल वॉरफेयर पे तो नहीं आते हो, लेकिन आप अपनी टैक्टिक्स से सामने वाले अपोजिशन को एग्जॉस्ट करने की कोशिश करते हो। दीज आर द थिंग्स नोन एज द ग्रे जोन टैक्टिक्स। सेंटर ईजेस द गाइडलाइंस फॉर ओसीआई कार्ड होल्डर्स। अब ओसीआई कार्ड होल्डर्स के लिए सेंटर ने ईज कर दिए गाइडलाइंस को। ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, पहले क्या होता था कि इनको हर बार मतलब कि रजिस्टर करना पड़ता था। व्हेनेवर दे ट्राई टू गेट अ न्यू पासपोर्ट, उनको हर बार रजिस्टर करना पड़ता था। और मिनिस्ट्री ने अब कहा है कि अगर आप 20 साल के पहले बनवाने चाहते हो, मतलब होम मिनिस्ट्री ने कहा है कि अगर आप 20 साल के पहले बनवाना चाहते हो, तो अगर आप रीइशू, मतलब कि एक ही बार आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, आपको 20 साल के पहले और एक बार 20 साल के बाद। क्यों? क्योंकि उसमें फेशियल चेंजेस को कैप्चर करने के लिए। अगर आप 20 साल के बाद इशू करा रहे हो, आफ्टर 20 ईयर्स ऑफ एज आप इशू करा रहे हो, तो फिर आपको केवल एक बार ही रजिस्टर करना पड़ेगा, बार बार रीइशू कराने के लिए आपको रजिस्टर नहीं करना पड़ेगा। ठीक है ना। तो दिस इज द थिंग विच हैज़ हैपेंड। एंड अगर आपने रजिस्ट्रेशन करा लिया है आफ्टर अटेनिंग द एज ऑफ 20 ईयर्स, देन यू नीड नॉट टू री रजिस्टर अगेन एंड अगेन। तो आपको बार बार कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप ओसीआई कार्ड रीइशू कराते हो तो रजिस्टर करने की जरूरत बार बार नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आपने 20 साल के पहले इशू करवाया था तो 20 साल के बाद आपको एक बार और रजिस्टर करना पड़ेगा, ताकि आप फेशियल चेंजेस आपके कैप्चर किए जा सके। ठीक है ना। तो मेक श्योर यू रिमेंबर दिस ऑल्सो। आगे मूव करते हैं। यूएस इम्पोजेस न्यू सैंक्शंस ऑन रशिया। तो अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि रशिया ने ट्रूप बिल्डिंग की है ऑन द बॉर्डर ऑफ यूक्रेन। जो कीव यूक्रेन का बॉर्डर है वहाँ पे ट्रूप बिल्डिंग की है रशिया ने। दैट इज़ द रीज़न वाई यूएसए इज़ बिल्डिंग ट्रूप्स ओवर, यूएसए इज़ हैविंग सैंक्शंस, अप्लाइंग सैंक्शंस ओवर रशिया। और इम्प्रिजनमेंट ऑफ एलेक्सी नवलानी दूसरा रीज़न भी था। एलेक्सी नवलानी को अरेस्ट किया गया था जो यहाँ पे रशिया में, उस कारण से भी इन्होंने खुश नहीं है। और नेटो एलाइज ने काफ़ी सपोर्ट भी किया है टू द यूएसए।
ये भी आप याद रखिएगा। ड्रोन टारगेट्स यूएस ट्रूप्स एट इराक्स एरबिल एयरपोर्ट। तो मैं आपको इस न्यूज़ में सिर्फ और सिर्फ बताना चाहता कि एरबिल याद रखना, लोकेशन एरबिल, एरबिल आपकी इराक में है, ठीक है ना, इराक में है एरबिल, तो ये आप याद रखना। लोकेशन पूछता बहुत है, लोकेशन बहुत बार पूछा गया है। श्रीलंकन अपोजिशन चैलेंजेस द बिल ऑन चाइनीज बैक्ड पोर्ट सिटी। अब श्रीलंका में एक चाइनीज बैक्ड पोर्ट सिटी का निर्माण किया जा रहा है जो कि कोलंबो में बनाई जाएगी। इट विद द पोर्ट सिटी विल बी कंस्ट्रक्टेड इन द कोलंबो विच विल बी अ चाइनीज बैक्ड, है ना, प्रोजेक्ट जो चाइनीज बैक्ड है। तो वहाँ पे जो श्रीलंका की जो अपोजिशन पार्टीज हैं उन्होंने इस बिल को अपोज किया है, जिसमें इस पोर्ट सिटी के बारे में बताया गया। उन्होंने कहा कि जो पोर्ट सिटी है ये डेमोक्रेसी के, सॉवरेनिटी के सारे प्रिंसिपल्स को ध्वस्त कर देती है। फॉर एग्जांपल इसने कहा है कि जो मनी होगा वो श्रीलंकन उसमें नहीं होगा, करेंसी में नहीं होगा, है ना, जिस कारण से जो श्रीलंका के वहाँ पे जो बिजनेसमैन है वो इस प्रोजेक्ट से ऑलरेडी बाहर हो जाते हैं। द क्लॉज प्रोहिबिट्स द इन्वेस्टमेंट इन द पोर्ट सिटी इन श्रीलंकन रुपीज़। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इट प्रोहिबिट्स द इन्वेस्टमेंट इन द श्रीलंकन रुपीज़ विच विल कीप द श्रीलंकन्स आउट। तो ये एक रीज़न है। दूसरा रीज़न उन्होंने जो दिया है वो ये दिया कि ये एक तरीके से चाइनीज सिटी हो जाएगी, इट विल बी अ चाइनीज पोर्ट सिटी नॉट अ श्रीलंकन पोर्ट सिटी, और ये भी एक अपने आप में सॉवरेनिटी का चैलेंज है ना। सो दीज आर द चैलेंजेस विच हैव बीन पोज्ड बाय द ऑपोजिशन। इन्होंने कहा कि ये प्रोजेक्ट सही नहीं है फॉर द डेमोक्रेसी एंड फॉर द श्रीलंकन गवर्नमेंट। WPI इन्फ्लेशन क्विकन्स टू अ रिकॉर्ड 7.4%। WPI इन्फ्लेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। एंड WPI को पब्लिश कौन करता है? ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर विच कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। याद रखिएगा, ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर विच कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री उसको पब्लिश करती है। ऑल द ट्रांजेक्शन्स एट द फर्स्ट पॉइंट ऑफ बल्क सेल इन द डोमेस्टिक मार्केट आर इंक्लूडेड। जितने भी ट्रांजेक्शन्स फर्स्ट पॉइंट जो बल्क सेल में होते ना, यहाँ से डायरेक्टली कंज्यूमर नहीं खरीदता। याद रखिएगा, रिटेल WPI से डायरेक्टली हम होल सेलर से तो खरीदते नहीं डायरेक्टली, हम तो शॉपकीपर से खरीदते हैं। इसीलिए हमारे लिए CPI इंपॉर्टेंट रहता है। CPI जो RBI इंक्लूड करती है वो CPI के थ्रू करती है, RBI, ठीक है ना। लेकिन WPI जो है वो होल सेलर्स के लिए रहता है। एंड इसका जो बेस ईयर है वो 11-12 कर दिया गया था इन 2017। बेस ईयर वॉज चेंज्ड फ्रॉम 2004-5 टू 2011-12, है ना, याद रखिएगा। एंड इंपॉर्टेंट चीज़ यह है, जैसे WPI और CPI में कोई डिफरेंस पूछे तो WPI में केवल गुड्स रहते हैं, ओनली गुड्स आर इंक्लूडेड। CPI में आपका गुड्स एंड सर्विसेज बोथ आर इंक्लूडेड, ठीक है ना, तो गुड्स एंड सर्विसेज दोनों इंक्लूड रहते हैं। और WPI में एक और चीज़ आता है, इसके वेट्स अगर अपन देखें तो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स का वेटेज सबसे ज़्यादा है, जिसमें मैन्युफैक्चर्ड गुड्स में आपका केमिकल्स, मेटल्स, ये सब आता है। फिर प्राइमरी आर्टिकल्स का वेट आता है, प्राइमरी आर्टिकल्स में आपका फूड, नॉन फूड, मिनरल्स आते हैं। देन फ्यूल एंड पावर आता है, फ्यूल एंड पावर में मिनरल ऑयल, इलेक्ट्रिसिटी, कोल, इस तरीके की चीज़ें आती हैं। तो ये आपको वेटेज बता दिया। और CPI के बारे में बात है, CPI जो है वो 2012 उसका बेस ईयर है, उसको कंपाइल कर, जैसे इसमें CPI अलग अलग तरीके का होता है कि CPI इंडस्ट्रियल वर्कर होता है, CPI एग्रीकल्चरल लेबर होता है, CPI रूरल लेबरर होता है। ये तीनों जो मैंने आपको बताया ये आपका लेबर ब्यूरो निकालता है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट का है। और CPI रूरल अर्बन कंबाइंड जो है वो CSO निकालता है, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन निकालता है। RBI सेट्स अप अथॉरिटी टू रिव्यू द रेगुलेशंस। अब RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सेटअप किया है क्या? रेगुलेशन रिव्यू अथॉरिटी 2.0। रेगुलेशन रिव्यू अथॉरिटी 2.0। अब ये अथॉरिटी क्या करेगी? ये रिव्यू करेगी जितने भी रेगुलेटरी प्रिस्क्रिप्शंस हैं internally as well as by seeking suggestions from the RBI regulated entities। मतलब कि जितने भी रेगुलेशंस के मेजर्स या रेगुलेशंस के प्रिस्क्रिप्शंस हैं, रेगुलेटरी प्रिस्क्रिप्शंस हैं, उनका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, उनको किस तरीके से किया जा रहा है, उन सबको मॉनिटर करने के लिए रेगुलेशंस रिव्यू अथॉरिटी बनाई जा रही है 2.0, रेगुलेशंस रिव्यू अथॉरिटी। डिप्टी गवर्नर M राजेश्वर राव जो हैं, ही हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द रेगुलेशंस रिव्यू अथॉरिटी हेड, है ना, इनको किया गया है। नाउ द RBI had set a similar authority in 1999। 1999 में सिमिलर एक अथॉरिटी भी सेटअप की गई थी, जिस कारण से कहना चाहिए कि इसको जो सिमिलर अथॉरिटी की गई थी इसी कारण से कहना चाहिए कि इसी को 2.0 इसीलिए कहा जाता है, ठीक है ना। तो दैट इज द थिंग विच यू शुड रिमेंबर। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग द सेम, ठीक है ना। So that is it for the day, friends. I hope you liked our video. Please do like and subscribe. Keep loving us, keep sharing us. Thank you and have a nice day.